हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का फॉर्मेटिव क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आज से फिफ्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग उसको पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का तो नाम ही बताता है क्या, हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स क्या हो जाएगा, वाटर। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर से रिलेटेड। जब अगर सिविल इंजीनियरिंग का बात करें तो वाटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। वाटर से रिलेटेड आपको तकरीबन तकरीबन 4 से 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था क्या, एफएम। अब जब आप एफएम पढ़ रहे थे तो एफएम में आपने क्या देखा कि सर एफएम में हमने ये देखा कि फ्लूइड का मैकेनिक्स कैसा होता है, कि फ्लूइड का वेलोसिटी कितना है, डिस्चार्ज कितना है, डेप्थ ऑफ फ्लो कितना है, प्रेशर कितना लग रहा है। ये सारा कुछ फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में आपने पढ़ लिया किसमें, एफएम में। तो अब आपको पता चल गया कि सर जो भी मेरा लिक्विड है वो लिक्विड कैसा रहने वाला है, कितना विस्कोसिटी है, कितना प्रेशर है, कितना इसका अगर हम लोग बात करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू कितना है, डायनामिक विस्कोसिटी क्या है। तो ये सारा कुछ आपने देख लिया किसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब जनरली जब हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का बात करते हैं तो हमारे पास जो पूरा का पूरा लिक्विड है वो सीमिट कर करके सिर्फ एक लिक्विड पे रह जाता है, और वो लिक्विड कौन सा बन जाता है, वाटर। तो जनरली जब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में तो हम लोग बात करते हैं किसके, वाटर के बारे में। अब इस वाटर से आप क्या क्या कीजिएगा। तो अगर हम लोग रहते हैं इंडिया में तो आपको पता है कि सर इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर जो है इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, या फिर मोस्टली अगर हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है। तो एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए। अब पानी किस किस फॉर्म में आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते क्या है कि ओपन चैनल फ्लो। अब ओपन चैनल फ्लो मतलब क्या होगा कि ये जो आपका पानी आ रहा है, ये पानी को अब आपको पहुंचाना है किसान के खेत तक। क्या बोला जा रहा है कि ये जो आपका पानी है इसको पहुंचाना कहां तक है, किसान के खेत तक। मान लेते हैं कि ये किसान का मेरा खेत हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो पानी है इस पानी को कहां तक पहुंचाइएगा, इस किसान के खेत तक पहुंचाना है। तो इस पानी को, जो भी आपके पास पानी था, सपोज कीजिए कोई रिवर है, कुछ भी है, तो इसको जब आप पहुंचा रहे हैं किसान के खेत तक तो कोई ना कोई एक माध्यम से पहुंचाइएगा, कोई ना कोई एक माध्यम से पहुंचाइएगा। और ये जो माध्यम है इसी को हम लोग बोल देते हैं चैनल या पैसेज। क्या बोल देते हैं, चैनल या पैसेज। अब ये चैनल या पैसेज होता है वो दो तरह का होता है। या तो वो पाइप हो सकता है, आपने देखा होगा कि हम लोग जो पंप होता है, पंप में पाइप लगा देते हैं, पाइप से पानी निकाल करके खेत तक पहुंचा देते हैं। और दूसरा जो हमारे पास हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो दूसरा हो जाता है ओपन चैनल। कोई भी रास्ता हो गया जो खुला हो, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हो। अब जब आप पंप चलाते हैं तो पंप में आपको भी पता है कि सर फ्यूल लगेगा तो वो कॉस्टली पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पंप का यूज नहीं करते हैं, हम लोग सीधा किसका यूज कर लेते हैं, ओपन चैनल फ्लो का। अब ओपन चैनल फ्लो में हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे नहर से फ्लो होगा, इसका सॉइल का क्वांटिटी क्या रहेगा, ये सब कुछ हम लोग इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। अब एक चैप्टर तो एक सब्जेक्ट आपके पास सर लिक्विड से रिलेटेड हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स, दूसरा हो गया ओपन चैनल फ्लो। तीसरे सब्जेक्ट का नाम का बात करें तो वो होता है आपके पास हाइड्रोलॉजी। क्या होता है, हाइड्रोलॉजी। अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजी का तो हाइड्रोलॉजी क्या होगा कि सर जरूरी नहीं है कि आप पानी डायरेक्ट यहां से पहुंचाइए। कुछ पानी आपका रेन के फॉर्म में भी तो हो रहा है। तो हाइड्रोलॉजी में हम लोग यही देखेंगे कि सर कोई भी मेरे पास क्लाउड है, क्लाउड से कितना प्रिसिपिटेशन हो रहा है, कितना प्रिसिपिटेशन हो रहा है। तो सर हमने प्रिसिपिटेशन के बारे में देख लिया। उस प्रिसिपिटेशन के बाद कितना जो पानी है वो इसके अंदर चला जा रहा है, मतलब सॉइल में जा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन के बाद अगर हम बात करें कि सर कितना जो हमारे पास ये क्रॉप्स है, क्रॉप्स कितना पानी को ले पा रहा है और वापस से कितना इवोपरेट हो जा रहा है, कितना इवोपरेशन और इवो ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे किसमें, हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट में। उसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ सर कितना बारिश हो रहा था, कितना सेंटीमीटर में प्रेसिपिटेशन हुआ है, रन ऑफ क्या होगा, कितना पानी देर से बह करके वापस से नदी में चला जाएगा। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ रहे होंगे हाइड्रोलॉजी में। उसके बाद एक और जो सब्जेक्ट आएगा उसको हम लोग बोल देते हैं इरिगेशन। क्या बोल देते हैं, इरिगेशन। अब जब हम लोग इरिगेशन का बात करते हैं तो इरिगेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि सर नामी सब्जेक्ट का नाम है इरिगेशन। मतलब ये जो आपका क्रॉप लगा रहे हो तो कौन से क्रॉप के लिए कितना पानी चाहिए, किस क्रॉप में सर पानी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। जैसे बात करें पैडी का, धान का, तो धान में आपका क्रॉप जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगा। वही बात करें वीट का, गेहूं का, जो रबी क्रॉप है उसमें आपके पास क्या हो जाएगा, तो सर जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा। उसी तरह से अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग आपके पास क्या होता है, पानी का रिक्वायरमेंट होता है। अलग अलग सॉइल के अकॉर्डिंग की, अगर सर कोई सॉइल मेरे पास अगर सैंडी सॉइल है, पानी का रिक्वायरमेंट बिल्कुल कम रहेगा, क्योंकि जितना भी पानी दे दीजिए वो पानी वापस से नीचे ही चला जाना है। तो आपके सॉइल के नेचर पे कि सॉइल कैसा है, कौन सा क्रॉप लगा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कितना पानी का नीड रहने वाला है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इरिगेशन पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट के बारे में। इसके बाद जब इतना सब कुछ होता है तो सर आप सॉइल में जब पानी यूज कर रहे थे तो हो सकता था कि पानी आपका गंदा हो जाए।
अब पानी अगर गंदा हो जाएगा तो उसको पानी का हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, तो उस पानी का जो ट्रीटमेंट होता है जिसको हम लोग एक सब्जेक्ट बोल देते हैं वेस्ट वाटर सप्लाई, या जिसको हम लोग सिंपली बोल देते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास पानी से रिलेटेड कितना सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। कौन कौन सा? फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो जिसको हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, और नेक्स्ट आ जाता है आपके पास हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? तो आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओपन चैनल फ्लो या हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो अगर ये तो आपको समझ में आ गया सर पानी से रिलेटेड इतना सब्जेक्ट है, तो अगर हम बात करें अपने सब्जेक्ट का तो इस पूरे डायग्राम से आप समझिएगा तो सर ये वाला जो फेज है यही वाला आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है कि ये जो चैनल आप बनाइएगा वो चैनल कैसा रहेगा। तो इसीलिए कभी कभी इस सब्जेक्ट का नाम आपका ओपन चैनल फ्लो भी हो जाता है। सर आप बोलिए सर ओपन चैनल और क्लोज चैनल क्या होता है? तो अगर हम बात करें पाइप का तो आपने फ्लो थ्रू पाइप जो है वो ऑलरेडी एपी में पढ़ रखा है कि सर पाइप से मेरा फ्लो हो रहा है, तो ये भी तो एक तरह का चैनल ही हुआ जहां से आप पानी निकाल करके खेत तक पहुंचा रहे हो। दूसरा आपके पास क्या हो गया? ओपन चैनल फ्लो मतलब कि वैसा फ्लो जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा और अगर उससे फ्लो हो रहा होगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं ओपन चैनल फ्लो। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया, मतलब पूरा का पूरा वाटर से रिलेटेड सब्जेक्ट हो गया। अब अगर हम बात करें अपने टॉपिक का ओपन चैनल फ्लो का तो इसमें टोटल आप लोग को 5 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। 5 टॉपिक्स कौन कौन सा है? तो पहले देखिए, पहले 5 टॉपिक पढ़ना रहता है और 5 टॉपिक मतलब जनरली जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो और हाइड्रोलिक जंप इसको हम लोग एक ही साथ कंसीडर कर लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म का ही एग्जांपल है, तो इसलिए हम लोग 5 बोले, नहीं तो टोटल आप लोग को 6 टॉपिक पढ़ना होता है। कौन कौन सा? पहला हो जाता है बाउंड्री लेयर थियरी। हम लोग समझेंगे कि बाउंड्री लेयर थियरी क्या है, आज ही से स्टार्ट कर देंगे बाउंड्री लेयर एनालिसिस हम लोग। उसके बाद जो दूसरा आपके पास आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन चैनल फ्लो, यहां से आपका पूरा ओपन चैनल फ्लो स्टार्ट होता है। ये तो थोड़ा सा आपका एफएम का भी पार्ट हो जाता है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो का, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का, हाइड्रोलिक जंप का और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स का। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन से टॉपिक से? बाउंड्री लेयर एनालिसिस से। तो अगर हम बात करें बाउंड्री लेयर एनालिसिस का तो बाउंड्री लेयर एनालिसिस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सपोज कीजिए। तो बाउंड्री लेयर में हम लोग यही देख रहे थे कि सर ये जो मेरे पास चैनल है ये चैनल तो मेरा स्टेशनरी रहेगा। क्या बोला जा रहा है कि सर ये कोई चैनल है, चैनल तो मेरा स्टेशनरी है। अब सपोज कीजिए कि यहां से कोई एक लिक्विड आ रहा था तो लिक्विड के पास क्या रहेगा सर? तो सर लिक्विड के पास तो वेलोसिटी रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग बोल देते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। क्या बोल देते हैं? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। अब चूंकि ये जो आपका चैनल है ये चैनल तो आपका स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी है, मतलब किसमें? रेस्ट में है। अब जैसे ही लिक्विड आएगा, जैसे ही ये लिक्विड आएगा, अब ये लिक्विड क्या करेगा? इसके ऊपर से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही लिक्विड इसके ऊपर से फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो जहां पे दोनों मीट कर रहे होंगे उसमें हम लोग क्या बोल देते हैं कि ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन। क्या बोला जा रहा है? ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, कोई भी स्लिप कंडीशन नहीं होने के कारण ये जो रेस्ट वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इस लिक्विड को बोलेगा क्या कि तुम रेस्ट में आ जाओ। नेक्स्ट इसके ऊपर वाला जो पार्टिकल रहेगा वो इसको क्या बोलेगा कि भाई तुम थोड़ा सा मोशन करो, तुम थोड़ा सा मोशन करो। ऐसे करते करते शियर फोर्स के कारण धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जो आपका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जितना था पार्टिकल का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। सेम आगे वाला पार्टिकल के साथ, सेम आगे वाला पार्टिकल के साथ, सेम आगे वाला पार्टिकल के साथ। तो इस तरह से आप क्या देखोगे कि आपका जो फ्लो प्रोफाइल मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा था। आप यहाँ पे भी देखोगे तो फ्लो प्रोफाइल आपको कुछ मिलेगा, वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो हमने क्या किया कि जितना भी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी वाला रीजन था उन सारे अगर रीजन को अगर हमने लोकस मानते हुए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इसी को हम लोग बोल देते हैं बाउंड्री लेयर। तो इसी के बारे में हम लोग पूरे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होता है, एनर्जी थिकनेस क्या होता है, मोमेंटम थिकनेस क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि शियर स्ट्रेस कितना लगेगा, अब किस कंडीशन में जो मेरा पानी है वो इस बाउंड्री को छोड़ देगा, बाउंड्री सेपरेशन कब होगा, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लो का इंट्रोडक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग क्या क्या देख लेंगे कि कोई भी ओपन चैनल फ्लो अगर मेरा हो रहा है तो उसमें हम लोग ओपन चैनल कब बोलेंगे, कब उसको क्लोज चैनल बोल देंगे, पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो में क्या डिफरेंस है, ये चीज हम लोग देखेंगे। वहां पे ये देखेंगे कि अलग अलग चैनल का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे। रेक्टेंगुलर चैनल है तो अलग अलग पैरामीटर क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगा, बेटेड एरिया क्या होगा, बेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, टॉप विड्थ क्या हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे किसमें, जब इंट्रोडक्शन टू ओपन चैनल फ्लो पढ़ रहे होंगे तब।
उसके बाद हम लोग जब अगले चैप्टर में आएंगे तब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किसके बारे में, यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पे जो भी एफएम चल रहा था तो वहां पे हम लोग बात कर रहे थे फ्लूइड का, कि सर मेरे पास फ्लूइड कैसा है उसका मैकेनिक्स का बात कर रहे थे। वहां पे हम लोग फ्लो को कंसीडर नहीं कर रहे थे। बट यहाँ पे अब हम लोग का जो फोकस हो जाएगा वो हो जाएगा किस पे, फ्लो पे फोकस हो जाएगा। पहले फोकस था फ्लूइड पे और अब फोकस है फ्लो पे। तो अगर बात करते हैं फ्लूइड का, तो फ्लूइड आपका कुछ भी हो सकता है। फ्लूइड आपका लिक्विड, मतलब फ्लूइड आपका वाटर भी हो सकता है, एचजी भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे बात किया जा रहा था अलग अलग फ्लूइड का, बट यहाँ पे बात किया जाएगा फ्लो का। अब फ्लो में क्या होगा, जनरली जो फ्लूइड हम लोग कंसीडर करते हैं वो वाटर ही करते हैं। तो जब वाटर मेरा फ्लो कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना है, उसका डेप्थ ऑफ फ्लो कितना है, कि सर कोई भी चैनल का अगर क्रॉस सेक्शन बना है तो कितना पानी यहां तक है, उसका डेप्थ ऑफ फ्लो कितना है, इस चैनल से कितना डिस्चार्ज आपको मिल रहा है, तो इस डिस्चार्ज कितना है, डेप्थ ऑफ फ्लो कितना है, वेलोसिटी कितना है, इन सारे पैरामीटर्स को हम लोग बोल देते हैं फ्लो पैरामीटर्स। तो अब इसमें हम लोग यही देखेंगे कि सर अगर मेरे पास किसी भी चैनल से फ्लो हो रहा है उसको यूनिफॉर्म तभी बोलेंगे जब इस चैनल से होने वाले फ्लो पैरामीटर का जो वैल्यू हो वो स्पेस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहे। मतलब इस चैनल से फ्लो हो रहा है तो अभी भी डेप्थ वाई है, आप कहीं और किसी और सेक्शन पे भी देखिएगा तब भी आपको डेप्थ ऑफ फ्लो वाई मिलेगा। अभी आपके पास इस लिक्विड का वेलोसिटी v है, आगे जब बढ़िएगा तब वहां पे भी वेलोसिटी क्या मिलना चाहिए, v मिलना चाहिए। अभी डिस्चार्ज q है, आगे भी डिस्चार्ज कितना मिलना चाहिए, q मिलना चाहिए। तो अगर आपका फ्लो पैरामीटर थ्रू आउट द सेक्शन अगर सेम रहता है तो वैसे फ्लो को हम लोग बोल देंगे यूनिफॉर्म फ्लो। बाकी जब यूनिफॉर्म फ्लो हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, अल्टरनेट डेप्थ क्या होता है। अगर दो चैनल है सर, चैनल में ट्रांजिशन हो जाए, पहले चैनल मेरे पास ऐसे था, इतना बड़ा चैनल था, अचानक से उसका विड्थ का कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा तब क्या होगा। सर चैनल पहले चल रहा था तो इस स्लोप से चल रहा था, अचानक से उसमें हम प्रोवाइड कर दें, चैनल के बेड को राइज कर दें, तब क्या क्या प्रॉब्लम होगा, क्या उसमें यूनिफॉर्म फ्लो रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ रहे होंगे तब। उसके बाद आता है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं, एक को बोल देते हैं आरवीएफ और एक को बोल देते हैं जीवीएफ। इसी को आप लोग को सेपरेट चैप्टर कर करके दे दिया गया है। तो जो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है उसमें स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया गया है जीवीएफ के बारे में, और उसके बाद का जो चैप्टर है हाइड्रोलिक जंप उसमें आपको पढ़ाया गया है आरवीएफ के बारे में। तो सर जो जीबीएफ होता है उसको बोल देते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। क्या बोल देते हैं, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। सर यही मेरे पास लिक्विड था, अगर यूनिफॉर्म फ्लो रहता तो सर हम लोग कोई भी चैनल है सर, चैनल से अगर यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा होता तो जितना डेप्थ ऑफ फ्लो यहाँ पे रहता उतना ही डेप्थ ऑफ फ्लो मेरे पास यहाँ पे रहता। बट हमने क्या किया सर कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक बियर बना दिया। तो जैसे ही सर हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया तो स्ट्रक्चर बन जाने के कारण सर क्या होगा कि धीरे धीरे यहाँ का लिक्विड राइज करने लगेगा, धीरे धीरे लिक्विड मेरा क्या करने लगेगा सर, राइज करने लगेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि सर ये जो डेप्थ है पहले यहाँ पे वाई डेप्थ था और अब यहाँ पे जो डेप्थ है वो वाई डैश है। मीन्स डेप्थ ऑफ फ्लो तो आपका चेंज कर गया सर। अगर डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज कर गया तब तो वो यूनिफॉर्म रहेगा नहीं, वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन सर ये जो चेंज हो रहा है वो बहुत लंबे डिस्टेंस के बाद हो रहा है, तो इसीलिए मतलब बहुत ग्रेजुअली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। लेकिन है तो ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में पढ़ना है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में। अब हमने क्या देखा कि सर ऐसा भी तो हो सकता था कि लिक्विड इतना ज्यादा हो जाए कि इसके ऊपर से फ्लो करने लग जाए, बिल्कुल फ्लो करेगा। और फ्लो किएगा, अब आपको पता है कि सर यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, जैसे ही फॉल करेगा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जिसके कारण यहाँ से क्या होगा सर, जंप होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर हाइड्रोलिक जंप हो रहा है। तो ये जो हाइड्रोलिक जंप है ये बहुत से छोटे से स्टेज में होता है। यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो कुछ और है, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो कुछ और है, बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो यही हाइड्रोलिक जंप है, इसको हम लोग बोल देते हैं रैपिडली वेरिड फ्लो। आपका जो फ्लो बहुत जल्दी वेरी कर गया। तो जब इस यूनिट में हम लोग पढ़ रहेंगे हाइड्रोलिक जंप में, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे किसके बारे में, रैपिडली वेरिड फ्लो के बारे में पढ़ रहे होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। जो मेरे पास फ्लूइड डायनामिक्स में कैसे कैसे जो क्वांटिटीज हैं, कैसे डिस्चार्ज को कंप्यूटेशन करेंगे, कैसे अगर सर मेरे पास जो अलग अलग पंप रहेगा उस पंप के केस में कैसे कैसे कंप्यूटेशन किया जाता है, वो सारा कंप्यूटेशन हम लोग पढ़ेंगे किस में, तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रह गया। अब इस सिलेबस को हम लोग एक वन बाय वन स्टार्ट करेंगे और जितना पॉसिबल हो सके, मींस क्या कि सर आपके सिलेबस से नो डाउट सिलेबस तो पूरा कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पार्ट ये है कि आपसे कंपटीशन का भी क्वेश्चन करवाया जाएगा। कंपटीशन का भी क्वेश्चन आप लोग अभी से ही करते रहिए, क्योंकि देखिए आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच गए, थर्ड ईयर में पहुंच गए, आप लोग गेट का फॉर्म डाल सकते हैं।
आप उसके साथ साथ आप लोग क्या होता है कि अभी से ही अगर आपको माइंड मेकअप हो जाएगा कि सर हमको कोई कंपटीशन क्रैक करना है, तो उसका क्वेश्चन भी लगाइए, उसका प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन कीजिए, अलग अलग बुक उठाइए, वो बुक सॉल्व कीजिए। आपको बोला भी गया है कि ओपन चैनल फ्लो के लिए आप के सुब्रमण्यम बुक फॉलो कर लीजिए। तो के सुब्रमण्यम बुक जब आप फॉलो कीजिएगा तो वहां पे आपको ये 5 टॉपिक तो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप कोई भी फ्लूइड मैकेनिक्स का बुक है, चाहे बंसल हो गया, चाहे नागरपुटी हो गया, कोई भी बुक है, उस बुक को उठा लीजिए, वहां से आपको बॉन्डी लेयर एनालिसिस मिल जाएगा। बाकी ऐसे बुक फॉलो करने का जरूरत नहीं है, अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तब आप बुक फॉलो कर लीजिए, नहीं तो जो नोट्स मिलेगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ओपन चैनल फ्लो से किसी भी कंपटीटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ पे जो बता दिया जाएगा वो मोर देन इनफ होगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग सबसे पहले टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, बाउंड्री लेयर एनालिसिस। तो अगर हम बात करें बाउंड्री लेयर एनालिसिस का, तो वो क्या हम लोग देख रहे थे कि सर कोई भी लिक्विड था, अगर लिक्विड से इधर फ्लो कर रहा है, इस वेलोसिटी को हम लोग फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बोल दिए थे, और जैसे ही किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, या तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा या तो रेस्ट में रहा होगा, तो अगर ये मूव कर रहा होगा तो इसके पास जो पार्टिकल आएगा वो भी मूव करेगा, अगर ये रेस्ट में होगा तो इसके ऊपर जो पार्टिकल फ्लो करने आएगा उसको क्या बोलेगा कि ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, मेरे साथ एडहेशन के कारण तुम क्या करो, रेस्ट में आ जाओ। बट इस पार्टिकल का ऊपर वाला पार्टिकल, जो ऊपर वाला लेयर है, वो तो मूव कर रहा होगा, तो वो अपने नीचे वाले लेयर को बोलेगा कि तुम भी मूव करो। ऐसे करते करते क्या होगा कि धीरे धीरे सारा पार्टिकल के ऊपर का डायरेक्शन में जब आप बढ़ते जाएगा, वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी आपका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पहुंच जाएगा। तो इन्हीं सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें, बाउंड्री लेयर एनालिसिस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 आपका क्या है, बाउंड्री लेयर एनालिसिस। तो बाउंड्री लेयर एनालिसिस जो देने वाले थे उनका नाम था एल प्रांटल, 1904 में उनका थियरी आया था। तो उसी के बाद से हम लोग बाउंड्री लेयर थियरी पढ़ना स्टार्ट किए। तो वही लिखा गया क्या कि बाउंड्री लेयर थियरी वाज फर्स्ट गिवन बाय एल प्रांटल इन 1904। जो बाउंड्री लेयर थियरी था वो एल प्रांटल के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1904 ईस्वी में दिया गया था। पहला पॉइंट याद रखना है। तो इससे भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि बाउंड्री लेयर थ्योरी कौन दिए थे, एल प्रांटल, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि सर हम लोग जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे 4th सेमेस्टर में, तो वहां पे हमने देखा था कि सर 2 तरह का मेरे पास फ्लूइड होता है, एक को बोल देते हैं आइडियल फ्लूइड और एक को बोल देते हैं कैसा फ्लूइड। तो एक को हम लोग बोल देते हैं कि सर जो मेरे पास डेली डेली जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो जैसा फ्लूइड हो रहा है वो फ्लूइड हो गया, और एक मेरे पास सर बहुत अच्छा फ्लूइड हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइडियल फ्लूइड। तो एक आपके पास होता है सर रियल फ्लूइड, एक होता है आइडियल फ्लूइड। तो अगर बात करें रियल फ्लूइड मतलब जो फ्लूइड एक्चुअल में पॉसिबल है, और आइडियल फ्लूइड मतलब सर बहुत अच्छा बच्चा, ठीक है, जो कि होता नहीं है कोई। तो एक होता है सर आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें क्या देखा था सर कि कोई भी विस्कोसिटी नहीं होता, उसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉसेस नहीं होता। बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वही बोला जा रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सर यहाँ पे इसका वेलोसिटी कुछ और हो जा रहा है, इसका वेलोसिटी कुछ और हो रहा है, जिसके कारण इसका वेलोसिटी बढ़ रहा था। इस पार्टिकल में विस्कोसिटी था तभी तो ये आगे बढ़ा रहा था इसके वेलोसिटी को। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि सर फ्लूइड के बीच में आपका विस्कोसिटी लग रहा है, फ्लूइड के लेयर के बीच में विस्कोसिटी लग रहा है, जिसके कारण ही तो आगे वाले ऊपर वाले पार्टिकल्स का वेलोसिटी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे जब भी हम लोग बात करेंगे तो रियल फ्लूइड का बात करेंगे। क्यों रियल फ्लूइड बोल रहे हैं वो समझिए कि सर जैसे मान के चलें कि मेरा कोई भी फ्लूइड है, यही फ्लूइड है, ठीक है, तो इस फ्लूइड में नंबर्स ऑफ लेयर्स हैं। अब अगर कोई भी आपके पास बाउंड्री आ गया तो आपने क्या बोला कि सर ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, यहाँ पे तो अगर ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो बाउंड्री है, अगर वो रेस्ट में रहता तो ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन इस लिक्विड को यहाँ पे रेस्ट में आ जाना चाहिए था। अगर ये रेस्ट में आ जाता तो इसके ऊपर वाले लेयर को भी रेस्ट में आ जाना चाहिए था, सारे लेयर को रेस्ट में आ जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई विस्कोसिटी नहीं होता, तभी तो उसको आइडियल फ्लूइड बोल रहे हैं। अगर आइडियल फ्लूइड का बात करें तब तो यही बोलता जाता है कोई विस्कोसिटी नहीं लगता है। लेकिन क्या एक्चुअल में क्या होता है कि सर इसके ऊपर वाला जो लेयर है इसको क्या बोलता है कि भाई मेरे पास वेलोसिटी है और तुम मेरे साथ विस्कस हो, तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो अगर हम भी मूव कर रहे तो तुम भी मूव करो। तो यहाँ पे तो आपको विस्कोसिटी देखने को मिल रहा है। अगेन इसके ऊपर वाला जो लेयर है वो भी क्या बोल रहा है कि भाई तुम भी मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो मेरे पास तो और वेलोसिटी है, तुम और बढ़ो थोड़ा सा। ऐसे ही करते करते आप क्या देखते हो कि एक समय आता है, ऐसा आता है कि जो आपका वेलोसिटी यहाँ पे था वही वेलोसिटी आपका यहाँ पे पहुंच जाता है। सेम आगे भी इसी तरह का फिनोमेना देखा जाता है, ऐसे भी आगे इसी तरह का फिनोमेना देखा जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को जब लोकस मानते हुए जब आप ड्रॉ कीजिएगा, यही तो आपका बाउंड्री लेयर थियरी है। तो बाउंड्री लेयर थ्योरी में आप कैसे लिक्विड को देख रहे हो कि सर जिसके बीच में विस्कोसिटी है, जिसके बीच में विस्कोसिटी है मतलब वो फ्लूइड मेरा क्या होगा, रियल फ्लूइड होगा, ना कि आइडियल फ्लूइड होगा। तो वही लिखा गया इसमें क्या कि दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर इनफाइनाइटली लार्ज मीडियम ऑफ रियल फ्लूइड। ये किसके लिए वैलिड है, रियल फ्लूइड के लिए वैलिड है, एंड नॉट फॉर द आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे तो विस्कोसिटी हमको देखने को मिल रहा है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया।
नेक्स्ट बात करते हैं किसका, कि व्हेन ए रियल फ्लूइड फ्लो पास्ट ए सॉलिड सरफेस। क्या बोला जा रहा है कि जब कोई आपका रियल फ्लूइड, चलिए मैं डायग्राम से इसको बताते चलता हूं। चलिए क्या बोला जा रहा है कि व्हेन ए रियल फ्लूइड फ्लो पास्ट ए सॉलिड सरफेस, मान के चल रहे हैं कि यही मेरे पास कोई एक सॉलिड सरफेस है, यही मेरे पास क्या था, सॉलिड सरफेस था, और इधर से सर कोई एक रियल फ्लूइड है। अब रियल फ्लूइड है तो इसके बीच में वेलोसिटी होगा, और मान कर चल रहे हैं ये वेलोसिटी v से पास कर रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कि व्हेन ए रियल फ्लूइड फ्लोज पास्ट, जैसे ही इससे हो करके गुजरता है, अब इससे होकर के गुजरेगा तो एक लेयर ऐसा होगा कि जो इसको जस्ट टच करते हुए जाएगा, इसके ऊपर वाला लेयर तो इसको टच करते हुए नहीं जाएगा, लेकिन एक लेयर ऐसा होगा जो जस्ट बाउंड्री को टच करते हुए सॉरी तो एक लेयर ऐसा होगा जो बाउंड्री को जस्ट टच करते हुए जाएगा। तो वही लिखा गया कि व्हेन ए रियल फ्लूइड फ्लो पास्ट ए सॉलिड सरफेस द फ्लूइड पार्टिकल अडहेयर्स टू द बाउंड्री ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन। मींस जो फ्लूइड पार्टिकल है जो जस्ट इसके कांटेक्ट में आएगा ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, वो यहाँ पे किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, इसके साथ चिपक जाएगा। तो वही लिखा गया है क्या, कि ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, जो आपका फ्लूइड पार्टिकल है वो बाउंड्री के साथ क्या हो जाता है, अडेयर कर जाता है, क्या हो जाता है, चिपक जाता है। दैट इज इफ द बाउंड्री इज स्टेशनरी, मतलब अगर ये आपका बाउंड्री रेस्ट में रहा तो इसके जस्ट ऊपर वाला लेयर नो स्लिप कंडीशन के कारण रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर ये जो फ्लूइड का जो आपका बाउंड्री है अगर यही v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके ऊपर का जो फ्लूइड पार्टिकल होगा वो भी v वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो वही लिखा गया है कि दैट इज इफ द बाउंड्री इज स्टेशनरी, आपका बाउंड्री जो है वो स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो उसके ऊपर का जो फ्लूइड होगा वो भी स्टेशनरी रहेगा। लेकिन अगर आपका जो बाउंड्री है अगर वो मूव कर रहा होगा, इफ बाउंड्री इज मूविंग, अगर आपका बाउंड्री जो है वो मूव कर रहा होगा तो इसके साथ जो फ्लूइड अटैच्ड है वो भी क्या करेगा, मूव करेगा, और जितना वेलोसिटी से आपका बाउंड्री मूव कर रहा है उतना ही वेलोसिटी से आपका जो फ्लूइड है वो भी मूव करेगा। अगेन क्या बोला जा रहा है कि एज द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री इंक्रीजेज, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बाउंड्री से इंक्रीज करते जाएगा, यहाँ पे तो नो स्लिप कंडीशन का कारण रुक गया, अब इसके ऊपर का जो फ्लूइड रहेगा वो तो चाहेगा v से मूव करना, लेकिन ये क्या बोलेगा कि भाई हम भी रुके तो हम तो तुमको रोकेंगे क्योंकि हम दोनों के बीच में कैसा फोर्स है, कोहेजन फोर्स है। तो ये इसको क्या करेगा, इसके वेलोसिटी को कम करेगा, लेकिन इसके ऊपर वाला लेयर इसको वेलोसिटी को बढ़ाएगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे वेलोसिटी ऊपर की तरफ में क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो वही लिखा गया है कि जैसे जैसे प्लेट से आपका बाउंड्री जो डिस्टेंस y है वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो वही लिखा गया है कि एज द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री इंक्रीजेज, जैसे जैसे बाउंड्री से डिस्टेंस बढ़ता है वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेज, वेलोसिटी आपका ग्रेजुअली रूप से बढ़ते जाता है अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस डेल्टा, कुछ डिस्टेंस डेल्टा तक। और यही जो डिस्टेंस डेल्टा है इसी डेल्टा को हम लोग बोल देते हैं क्या, बाउंड्री लेयर। क्या बोल देते हैं, बाउंड्री लेयर रीजन। यही डेल्टा आपका क्या कहलाएगा, बाउंड्री लेयर रीजन। जहां तक आपका जो वेलोसिटी पहुंच रहा हो, हम लोग बोल देते हैं क्या कि 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो वो पहुंच जाए, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बाउंड्री लेयर रीजन बोल देते हैं। तो वही लिखा गया है क्या कि एज द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री इंक्रीजेज, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है उससे वैसे आपका वेलोसिटी भी बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेज, वेलोसिटी भी मेरा बढ़ते जाएगा अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस डेल्टा, डेल्टा तक तो बढ़ेगा। इसके बाद अब आपका इस प्लेट का कोई इफेक्ट नहीं रह जाएगा, तो उसके ऊपर का जो वेलोसिटी रहेगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके ऊपर का जो वेलोसिटी रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट हो गया। तो वैल्यू जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है वो इसी लेयर के अंदर चेंज हो रहा है। एंड देयर आफ्टर रिमेन्स कांस्टेंट, वही लिखा गया कि इसके ऊपर का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाता है। एंड दिस रीजन डेल्टा इज कॉल्ड एज बाउंड्री लेयर रीजन, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बाउंड्री लेयर रीजन बोल देते हैं। और आपका जो पहला चैप्टर बाउंड्री लेयर एनालिसिस है, इसी बाउंड्री लेयर रीजन के अंदर के लिक्विड का एनालिसिस करना होगा। तो हम लोग जब अगले क्लास में आएंगे तो इसमें देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज आपको देखने को मिलता है। बट आज आपको बस ये समझ लेना है कि बाउंड्री लेयर रीजन मेरा क्या हो गया। तो अगर बाउंड्री लेयर रीजन को मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं डिफाइन कर सकता हूं क्या, कि सर उन सारे पॉइंट्स का लोकस जहां पे आपका फ्लूइड पहुंचते पहुंचते 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पे पहुंच जाए, वही रीजन उसी लोकस को अगर मैं प्लॉट कर दूंगा तो वही मेरा बाउंड्री लेयर कहलाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया कि बाउंड्री लेयर जो होता है इज द लोकस, वो लोकस है किसका, द पॉइंट एट विच वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स बिकम्स 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। आपका बाउंड्री लेयर एक लोकस हो गया वैसे सारे पॉइंट्स का जिसमें आपका बाउंड्री के कारण वेलोसिटी जो कम हो रहा था धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाए।
और उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, तो उसी को हम लोग बोल देंगे बाउंड्री लेयर। और इसी बाउंड्री लेयर रीजन का आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो अगले क्लास से जब हम लोग आएंगे तो इसका एनालिसिस करना हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जितना पॉसिबल हो सकता है ना उतना डेप्थ में जाएंगे हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप लोग से बस यही है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी जो भी थियरी पोर्शन होगा यहाँ से आपको मोर देन सफिशिएंट बोला जाता है ना, उतना मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद।